हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पेंगुइन के बारे में प्रायः ये सोचा जाता है कि यह दक्षिणी ध्रुव की स्थानिक प्रजाति है और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास नहीं करती। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रारंभ होते हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक पेंगुइन की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग स्थानों पर निवास करती हैं। और इसी प्रजाति में से आज हम जिस पेंगुइन का डिस्कशन करने जा रहे हैं इसका नाम है अफ्रीकन पेंगुइन, जिसके बारे में यह न्यूज है कि भाई ये वर्तमान में बहुत ज्यादा खतरे में है और यह दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2035 तक यह पूर्णतः विलुप्त हो जाएंगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी पेंगुइन को लेकर यह दावा किया जा रहा है। इवन जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण जो ये पेंगुइन खतरे में है, पहले भी यह दावा किया जा चुका है कि 21वीं शताब्दी में जो सबसे पहले जीव विलुप्त होंगे या फिर जिनकी जनसंख्या सबसे पहले समाप्त होगी वो पेंगुइन ही होंगे। और इसको सर्टिफाइड किया है, इस पर सहमति जताई है विश्व के तमाम देशों ने, जिसमें सबसे पहले आता है यूएसए का क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। और इन्होंने भी यह एग्री किया था कि वाकई में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण इन पेंगुइन्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और इस नेगेटिव इंपैक्ट के कारण लगातार इनकी जनसंख्या समाप्त हो रही है। अब बेसिकली ये अफ्रीका महाद्वीप में जो पेंगुइन पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका और साथ में नामीबिया वाले सेक्शन में, ये ब्लू कलर की लाइन से मैंने उसी को प्रदर्शित किया है। ब्लू कलर यानी कि ये येलो है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये पेंगुइन का निवास स्थान है जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत आपको दिखाई देगा यहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका में आपको केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ अगुलहाट, केप ऑफ सैन फ्रांसिस्को वाला क्षेत्र दिखाई देगा, लेसोथो वाला एरिया दिखाई देगा। तो इन तमाम एरिया में आपको ये अफ्रीकन पेंगुइन दिखाई देंगे। और केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ अगुलहास, केप ऑफ सैन फ्रांसिस्को के आसपास नजर आते हैं, इसलिए कई बार आप इनको केप पेंगुइन या फिर साउथ अफ्रीकन पेंगुइन का भी नाम देते हैं। समस्या को हम डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले आप ये न्यूज़ भी देखिए कि ऐसा पहली बार नहीं है कि भाई किसी पेंगुइन की प्रजाति को लेकर यह दावा किया जा रहा है। अपितु इससे पहले भी यह न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी जब अंटार्कटिका में पिछले ही वर्ष है ना लगभग 10,000 पेंगुइन्स की डेथ हो गई थी। और ये 10,000 पेंगुइन्स की डेथ होने का जो मेन रीजन था, याद रखें, विनाशकारी प्रजनन विफलता या फिर कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर इसको नाम दिया जाता है। अब ये होता क्या है कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर या फिर विनाशकारी प्रजनन विफलता? तो आपको बता दें भाई कि ये जिस एरिया में प्रजनन करते हैं, ये जो जीव हैं, ये जिस एरिया में प्रजनन करते हैं, इनमें सबसे पहले तो एकल प्रजनन का गुण पाया जाता है। यानी कि यदि एक नर है तो एक ही मादा के साथ प्रजनन करेगा, फिर जो अंडे देगी माता उनको सेकने का काम करते हैं नर, और मादा करती हैं शिकार। कई कंडीशंस में ये मादा भी अंडों को सेकने का काम करती हैं, परंतु प्रायः नर ये कार्य करते हैं। अब जब अंडों से ये छोटे पेंगुइन निकलना प्रारंभ होते हैं, यानी कि इसके स्प्रिंगर्स जब निकलते हैं, तो इनको भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब कोई भी जीव हो, यदि मानव को भी हम लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइवल के लिए यदि पैदा हुआ है तो वो तुरंत ही सर्वाइव करना सीख जाए। सर्वाइवल की एक एज होती है, यानी कि वह एज जिसमें ये सर्वाइव करना सीखेगा और फिर आने वाले समय के लिए ये पूरा विकसित होगा। यदि उस अवस्था तक कोई जीव आ जाता है तो फिर यह माना जाता है कि यह आगे प्रजनन क्रिया के द्वारा अपनी संतति को बढ़ाएगा। और यदि वो एज ही नहीं आ पाई है कि यह प्रजनन क्रिया को संपन्न कर पाए, तो फिर संबंधित प्रजाति को खतरे में माना जाता है, क्योंकि यदि यह बहुत लंबे समय तक चला तो इससे संबंधित प्रजाति की जनसंख्या लगातार गिरती है और गिरने के परिणाम स्वरूप या तो फिर इसको विलुप्त प्राय कैटेगरी में रखा जाता है, या फिर जैसे बहुत लंबे समय से यदि चल रहा हो, 100 साल से यही समस्या हो, तो फिर धीरे धीरे आप इसकी जनसंख्या में गिरावट पाएंगे। फिर आप इसको अलग अलग स्टेटस प्रदान करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना कि जो पेंगुइन है ये अंटार्कटिका की, यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ की स्थानिक प्रजाति हैं। विनाशकारी प्रजनन विफलता इसमें देखने के लिए मिली थी और इसीलिए इसी पेंगुइन का की एक प्रजाति है जिसको एम्परर पेंगुइन का नाम दिया जाता है। इन्हीं एम्परर पेंगुइन की मृत्यु हुई थी अंटार्कटिका वाले सेक्शन में लास्ट ईयर, और ये सबसे बड़े पेंगुइन माने जाते हैं। सबसे बड़े क्यों भाई? क्योंकि प्रायः इनका आकार उतना बड़ा नहीं होता है ना। ये सबसे बड़े होने के बावजूद लगभग 3.5 फीट के हैं। मतलब सबसे बड़े में आप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकते हैं। ये ह्यूमन से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, और ह्यूमन से फ्रेंडली होने का मतलब कि
जहां पर जो अन्य प्रकार के पक्षी हैं ये ह्यूमन से डरकर भाग जाते हैं, दूरी बनाते हैं, ये ह्यूमंस के लगभग 10-11 फीट तक समीप आ जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने बर्ड की बात की है। तो बर्ड की इसलिए मैंने बात की क्योंकि एक्चुअल में ये पक्षियों की उपजाति माने जाते हैं, वो उपजाति जो कि अनुकूलन को धारण किए हुए है, अर्थात पहले अन्य पक्षियों की भांति यह उड़ा करती थी, परंतु अनुकूलन जैसे जैसे हुआ है ना, वैसे वैसे इन्होंने तैरना प्रारंभ कर दिया। और इसीलिए यदि आप इस पेंगुइन की फोटो देखें तो आपको आसपास ये स्प्रिंग स्फिंक्स यानी कि ये पंख देखने के लिए मिलेंगे जो कि इनके तैरने में इनकी हेल्प करते हैं। और ये छोटे पेंगुइन है ना, और इन्हीं की मृत्यु को लेकर खतरा जताया जाता है कि भाई यही वो पेंगुइन है जो प्रजनन की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते और उससे पहले इनकी डेथ हो जाती है। जरा ध्यान से सुनना कि भाई वर्ष 2000 यानी कि जो मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोला था कि 21वीं सदी में जो सबसे पहले समाप्त होने वाली प्रजाति होगी ये पेंगुइन ही होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2016 से लेकर 2019 तक जो स्टडी की गई इनमें भी यह दावा किया गया और पाया गया कि लगभग पेंगुइन के 40% आवास नष्ट हो गए। आवास नष्ट होने का अभिप्राय यह है कि भाई ये जिस एरिया में रहते हैं बेसिकली ठंडा क्षेत्र होता है या फिर हिमाच्छादित क्षेत्र होता है, और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान का जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट है ये हिमाच्छादित क्षेत्रों की हिम का पिघलना है। और जब ये हिम ही पिघल जाती है तो फिर जिस स्थान पर ये प्रजनन करते हैं वो स्थान नष्ट हो जाता है, जिस स्थान पर ये अंडे सेते हैं वो स्थान नष्ट हो जाता है। साथ में समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण यदि चूजे यहाँ से जो छोटे पेंगुइन हैं वो अंडों से बाहर निकलते हैं तो ये सर्वाइवल के दौरान समुद्र में गिरने से भी इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जिस स्थान पर रहते हैं वो शांतिपूर्ण क्षेत्र होना चाहिए, इसीलिए प्रकृति ने इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ऐसे एरिया में बनाया है जहां पर बिल्कुल भी शोरगुल नहीं होता। और ये तमाम चीजों के यदि नेगेटिव एस्पेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये पेंगुइन्स की ये जो तादाद है इस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। अब वापस आते हैं हम न्यूज पर कि भाई अब आपको समझ में आने लगेगा कि इन पेंगुइन्स का क्या लेना देना है इस अफ्रीका महाद्वीप के साथ। सबसे पहले ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है अफ्रीकन पेंगुइन, यानी कि यदि हाइट की बात करें तो ज़्यादा हाइट नहीं होती, लगभग ये 2.5 फीट समथिंग का ये होता है। 2.2 kg से लेकर लगभग 3.5 किलो का ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसकी यदि आप पीठ देखेंगे तो ये पूरी ब्लैक कलर की होती है। ये है इसके फर जिनके द्वारा ये तैर पाता है, और ये जो सामने वाली पीठ ब्लैक कलर की और ये जो चेस्ट वाला पार्ट है ये आपको व्हाइट कलर का देखने के लिए मिलेगा और इस पर ब्लैक लाइंस आपको देखने के लिए मिलती है। जो आँख है, आँख के ऊपर आपको एक पिंक कलर की, जैसे हमारी भौं होती हैं, आईब्रोज होती हैं, तो पिंक कलर की लाइन आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। और ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक माने जाते हैं। आकर्षक इसलिए क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में पेंगुइन पाए जाते हैं, ये सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है। अब आप जरा सोचें कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जहां हम बोलते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु का विकास हुआ है और विस्तार है, जहां कांगो बेसिन जैसे सदाबहार वनों का विकास होता है, वहां पर ऐसे जीव का पाया जाना जो कि बेसिकली ध्रुवीय क्षेत्रों की स्थानिक प्रजाति है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात लगती है। और इसीलिए जो पर्यटन होता है इसको भी बढ़ावा मिलता है इन पेंगुइन्स की मौजूदगी के कारण। और इसीलिए इनकी ये जो घटती जनसंख्या है इसके कारण यह भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और लेसोथो वाला एरिया है, इनकी आय भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इनकी एक आय का, जीडीपी का एक बहुत अच्छा परसेंटेज टूरिज्म से प्राप्त होता है। बेसिकली हर देश में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, और इन स्थानों की रक्षा करना उस संबंधित देश की गवर्नमेंट और साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी हर एक व्यक्ति का कार्य होता है, हर एक संस्था का कार्य होता है। और यहाँ इन पेंगुइन्स को बचाने के लिए जो संस्था कार्य करती है, विश्व में तमाम ऐसी स्पीसीज जो कि रेयर हैं, और अब चाहे वो कोई सी भी स्पीसी हो, उनको बचाने के लिए जो संस्था काम करती है इसको नाम दिया जाता है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने इस अफ्रीकन पेंगुइन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है।
नॉट ओनली अफ्रीकन पेंगुइन, परंतु चूंकि वर्ल्ड में पाए जाने वाले ये समस्त प्रकार के पेंगुइन ही खतरे में हैं, इसीलिए इनकी कैटेगरी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब एक और यहां पर इंपॉर्टेंट बात कि इनमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको आप सुपर ऑर्बिटर ग्रंथि का नाम देते हैं। ये जो पेंगुइन है ये ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जो कि आसपास सागरीय क्षेत्र से घिरा हुआ है और हिम आच्छादित एरिया है। दैट मीन्स यहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए यह सुपर ऑर्बिटर ग्रंथि के द्वारा ये खारे पानी को पेयजल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये इस ग्रंथि का काम होता है और इस खारे पानी में जो नमक यानी कि लवण पाया जाता है, उस लवण को ये अपनी नोज से बाहर निकालते हैं और जब ये बाहर निकालते हैं तो कई बार इनको छींक आती है और इसीलिए इसको स्नीजिंग बर्ड या फिर कई बार छींकने वाले पक्षी के तौर पर भी जाना जाता है। पक्षियों की ही चूंकि एक उपप्रजाति है इसलिए छींकने वाले पक्षी इनको टाइटल दिया जाता है। अब जरा देखिएगा कि ये जो अफ्रीकन पेंगुइन हैं इन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि 2035 तक ही विलुप्त हो जाएंगे, जो कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका वाले सेक्शन में आपको दिखाई देते हैं। 1800 का दशक था, यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी की ये बात थी जब इनकी संख्या में गिरावट आना प्रारंभ हुई और इसका जो एक मुख्य कारण था कि जहाजों में इनको बॉयलर के तौर पर उपयोग किया जाता था और इनके जो अंडे थे जिनसे आने वाले समय में चूजे निकल सकते थे, जैसे आज आप मुर्गी का अंडा का सेवन करते हैं, उसी प्रकार एक समय था जब दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में इनके अंडों को एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में खाया जाता था और ये मुख्य कारण है इनके खत्म होने का। अब जो इनका मल होता है वो बेसिकली नाइट्रोजन यानी कि जो एनपीके होता है जिसका प्रयोग हम हार्वेस्टर में और बेसिकली कृषि में करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। तो इनका जो गुआनो का मतलब होता है इन्हीं के मल की बात हो रही है। गुआनो हार्वेस्टर द्वारा भी इनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट आई है और ये तमाम वो कारण हैं जिनके द्वारा आप ये बोल रहे हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से हटकर भी किसी जीव को मानवीय गतिविधियों के द्वारा विनाश की ओर जाना पड़ सकता है, यानी कि इनकी जनसंख्या को खतरा हो सकता है। ये बात यहां से प्रूफ होती है। अब जरा आप मेरी बात सुनिएगा कि जो यहां पर पाए जाने वाले वन हैं, वन का मतलब वो है एरिया जहां पर एक्चुअल में ये जीव आपको मौजूद दिखाई देते हैं। यहां पर इनकी संख्या 20,000 से भी कम बची है। दैट इज वाई यह चिंता का विषय है। जरा ध्यान से देखना कि इनको बचाने के लिए 1973 में, यानी कि वर्तमान में तो प्रयास हो ही रहे हैं, 1973 में भी दक्षिण अफ्रीका में जो समुद्री पक्षी और सील संरक्षण अधिनियम था ये लाया गया था और समुद्री संकटग्रस्त या संरक्षित प्रजाति के लिए विनियमावली बनाई गई थी। इसमें बोला यह गया था कि जो पेंगुइन हैं और जो अंडे हैं इनको जानबूझकर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी कि सोच समझकर भी कुछ आपको कदम नहीं उठाना है, ऐसा कोई कदम जिनके द्वारा इसको नुकसान पहुंचे, इन पर नेगेटिव इंपैक्ट आए। यानी कि कुल मिलाकर हमने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था दक्षिण अफ्रीका की गवर्नमेंट ने। और इनका जो गुआनो था अर्थात ये जो पेंगुइन मल था इसके प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अब जब इतने सारे कदम उठाए गए हैं तो फिर ये नष्ट क्यों हो रहे हैं? इसका कारण है कि भाई ये जो एरिया है एक्चुअली, हाँ वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बता देता हूं कि यदि आप 2025 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। नवंबर का ये बैच है, हिंदी माध्यम के छात्रों की मैं बात कर रहा हूं। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, इसमें 2025 के एग्जाम से पहले आपको पूरा कोर्स रिवाइज कराया जाता है, पूरी तैयारी कराई जाती है, अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं सब्जेक्ट वाइज। बस इसमें एक बात याद रखें कि आपको बुक प्रोवाइड नहीं होंगी, इसमें एक प्रकार से आपका पूरा फुल ऑफ रिवीजन हो जाएगा और साथ में टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल कराई जाएंगी। AKB लाइव कोड का यूज करने पर आपको मेरी मेंटरशिप भी प्राप्त होगी और इस बैच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा 5,999 रुपए का। शाम के ये बैच है, 5 बजे इनकी क्लास लगती है। अभी हाल ही में क्लासेस चल रही हैं और आने वाले जो बैच हैं उसमें 20 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो यदि आपको इन बैचेस का पार्ट बनना है तो इसी प्रकार 2026 के लिए भी बैच है, उसमें भी आपको AKB लाइव कोड का यूज करना है। ये मॉर्निंग बैच है, बस अंतर इतना है सुबह 8 बजे से इसमें क्लासेस हैं और ये 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं।
इसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा AKAV लाइव कोड के साथ। 2027 के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बैच अवेलेबल है और इसमें भी AKAV लाइव कोड का यूज करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। ये बैचेस भी सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं 25 नवंबर से, यानी कि भाई 20 नवंबर से आपका SIP प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। यदि आप 2025 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए, 2026 के स्टूडेंट हैं और 2027 के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों के लिए 25 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें आपको कोड का यूज करना है AKB लाइव, ताकि मुझे यह मालूम चल सके कि जो मेरा कंटेंट है ये वाकई में आपको पसंद आ रहा है और साथ में आप मेरे थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। तो आने वाले समय में यदि किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता होती है तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और यदि ये पूरी की पूरी PDF आपको चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये पूरी की पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं। नाम है इसका ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। यहाँ पर आप जाइए, आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो मैं ये पूरी PDF वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। आप इसको डाउनलोड करें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। याद रखो कि करंट का महत्व जब ही है जब संबंधित टॉपिक जिससे भी संबंधित यह करंट है आप उसको अपने फेयर नोट्स में नोट डाउन करें। जैसे कहीं ना कहीं आपने SPC के बारे में लिखा होगा, कभी ना कभी आपने पेंगुइन के बारे में पढ़ा भी होगा, तो जहां पर आपने पेंगुइन या फिर पर्यावरण या फिर पारिस्थितिकी की विभिन्न प्रजातियों के बारे में पढ़ा है, वहां पर आप इस पूरे के पूरे कंटेंट को नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने पर सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ GS के साथ साथ आपका करंट भी प्रिपेयर होता जाएगा। और इसीलिए डेली चैनल पर किसी ना किसी प्रकार के अपडेट लेकर मैं आता हूं। अब यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने भविष्य को लेकर कितने ज्यादा सजग हैं, कितने ज्यादा सतर्क हैं और आप कितने अच्छे से वर्क करते हैं। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। यह तो इसका कारण है ना, यानी कि जो मैंने पीछे डिस्कस किया कि भाई तमाम प्रकार से जो हम इनके आवास को क्षति पहुंचा रहे हैं और तमाम प्रकार से जो पहले से यानी कि 1800 के दशक से हम एक्टिविटी करते आ रहे हैं, ये तमाम प्रकार के जो मानवीकृत कारण हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जो कि इनकी घटती जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे इनका जो मुख्य भोजन है ये सार्डिन और एंकोवी नामक मछली है, परंतु यहां पर जो मत्स्य उद्योग चलते हैं उन मत्स्य उद्योगों में इन मछलियों का प्रयोग किया जाना इनके भोजन को भी नष्ट करने जैसा होता है। और इसीलिए एक और चिंता यह बताई जाती है कि सर भोजन नष्ट होने के कारण, यानी कि जैसे हमारा भोजन नष्ट हो जाए तो हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और 2000 के दशक की शुरुआत में ये पेंगुइन का मुख्य मुद्दा सामने आया था और इसीलिए फिर ये जो औद्योगिक मत्स्य पालन है इसमें कमी लाने का प्रयास किया गया था। पहले ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली चलता था, परंतु धीरे धीरे इसको कम किया गया और 2000 से 2024 तक देखा गया है कि लगभग इन पेंगुइन्स की 70% प्रजातियां खत्म हो गई हैं। अफ्रीका महाद्वीप वाले सेक्शन में प्रजातियां नहीं, 70% पॉपुलेशन खत्म हो गई है और इसीलिए हाल ही में यह चिंता का विषय बना हुआ है। इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रकार के प्रयास किए गए हैं। जैसे जो पेंगुइन कॉलोनियां हैं, यानी कि जहां पर पेंगुइन रहना पसंद करते हैं, वहां पर कृत्रिम घोंसलों का यानी कि इनके आवास का निर्माण किया गया ताकि भाई इनको एक प्रकार से नेचुरल हैबिटेट इनका प्राप्त हो। और ये पॉजिटिव भी हुआ कि लगभग 16.5% की इनमें वृद्धि देखी गई। खाद्य आपूर्ति को बचाने के लिए नो टेक जोन का इस्तेमाल किया गया कि भाई बोल दिया गया है आप मत्स्य उद्योग में मछलियों का क्रय विक्रय जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो करें, परंतु ये नो टेक जोन यानी कि वह क्षेत्र जहां पर ये पेंगुइन रहते हैं आप उस एरिया से मत्स्यों को नहीं पकड़ेंगे, वहां पर आप मत्स्य पालन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की आप एक्टिविटी नहीं करेंगे ताकि इनका जो फूड है वो नष्ट ना हो। 2019 में इसको बंद कर दिया गया था और बेसिकली 3 साल के लिए योजना शुरू की गई थी, परंतु हाल ही में इसको वापस से शुरू करने का प्रयास हो रहा है। और इसका मेन कारण है यही जो दावा हुआ है स्टडीज में कि 2035 तक ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वापस से इस योजना को शुरू किया जाना प्रस्तावित है। अभी शुरू हुई नहीं है, परंतु आज शुरू किए जाने पर विचार चल रहा है। याद रखिएगा इन तमाम प्रयासों का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ था कि भाई पहले ये जो पेंगुइन थे खाने की कमी के कारण इतने वीक हुए कि अपना शिकार तक नहीं कर पा रहे थे। और जब ये नो टेक जोन वाला जो प्रोजेक्ट है ये लाया गया तो ये शिकार करने में सक्षम हो गए। अब शिकार ना कर पाने की वजह ऐसा नहीं है कि भाई ना खा पाने के कारण ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, अपितु इनका एक टाइम पीरियड होता है जब ये हाइबरनेशन में जाते हैं
और जब ये हाइबरनेशन में जाते हैं तो ये अपने अंदर ऊर्जा का संचयन करते हैं, और जब ऊर्जा का संचयन नहीं हो पाता है, उचित ऊर्जा का संचयन नहीं हो पाता है, तो फिर धीरे 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 ये वीक होने लगते हैं, क्योंकि हाइबरनेशन में तो ये जाएंगे ही जाएंगे। और यदि हाइबरनेशन में जाने की कंडीशन में इनको उपयुक्त ऊर्जा नहीं मिल पाई है, तो उपयुक्त ऊर्जा के अभाव में फिर ये शिकार योग्य नहीं रह जाते हैं, और इस प्रयास के द्वारा ये वापस से मछलियों को पकड़ने में सक्षम हो पाए, पहली बात। और साथ में जो चूजे थे इनके स्वास्थ्य और जीवित रहने की दर में भी सुधार हुआ, और लगभग 1% की यहां पर वृद्धि हो गई। 1% सुनने में बहुत ज्यादा कम लगता है, परंतु इनकी अवस्था आप देख लें कि IUCN में इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। दैट इज वाई यह 1% भी बहुत शुभ सूचक माना जाता है। अब 2010 के बाद ये देखा गया था कि ये जो पेंगुइन्स थे इनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई थी, और ये तेजी से गिरावट आने का मेन कारण था कि जिस आइलैंड के आसपास ये आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको नाम दिया जाता है सेंट क्राइक्स द्वीप, सेंट क्राइक्स द्वीप के आसपास इनका जो आवास है अर्थात हिमाच्छादित एरिया है, ये अचानक से ढह गया। और अचानक से ढहने के कारण मैंने पहले भी बताया कि अचानक से ढहने के कारण इनका प्राकृतिक आवास नष्ट हुआ, और साथ में 2016 में आप देखेंगे कि जहाज से जहाज बकरिंग गतिविधियां, यानी कि पहले हम ये करते थे कि भाई यदि किसी भी जहाज में ईंधन भरना है तो उसको बंदरगाह लाना होता था, परंतु अब मध्य महासागर में जाकर या फिर मध्य सागरीय क्षेत्र में जाकर हमने जहाज से जहाज में ईंधन भरना जब प्रारंभ किया, और साथ में इसके कारण जो साउंड एक्टिविटीज हुई, इन साउंड एक्टिविटीज ने काफी हद तक डिस्टर्ब कर दिया इन पेंगुइन्स को। और जब इनको डिस्टर्ब किया तो ये अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़कर कहीं और पलायनित होने लगे, यानी कि अपना निवास स्थान किसी और दूसरी प्लेस को बनाने लगे, यानी कि उन क्षेत्रों से ये दूर भागने लगे। और इसीलिए फिर वापस से वही कंडीशन आई जी, ऊर्जा भंडार, जितने ऊर्जा भंडार की आवश्यकता थी वो इनको नहीं मिल पाई। और जब ये नहीं मिल पाई तो आज वर्तमान कंडीशन ये बनी हुई है कि यह दावा सामने आ रहा है कि भाई 2035 तक ये समाप्त हो सकते हैं। तो इसके लिए अब किया क्या जा रहा है, वापस से वही जो नो टेक जोन था इसको वापस से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट की ओर से। इज दैट क्लियर? ये पूरा टॉपिक आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। और यदि इसकी PDF आपको चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर देना। चैनल ज्वाइन करना ना करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु हाँ, इस चैनल पर आगामी अपडेट आपको मिलते रहते हैं, तो चैनल को ज्वाइन अवश्य करिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।